चलिए लास्ट टॉपिक डालिए थर्मोडायनामिक्स का, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन देखो, हमेशा क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन के लिए यूज़ की जाती है। ध्यान रखना, ये स्टार मार्क करके लिख लेना, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन के लिए। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है। हमने हर एक चीज़ जो पढ़ी है हर किसी को डिफाइन करने के लिए पढ़ी है। तुमने जूल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ा, तुमने हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट पढ़ा, तुमने कार्नोट साइकिल पढ़ी, तुमने इंजन की एफिशिएंसी देखी, उससे वर्क मिला। हर चीज़ को तुम किसी ना किसी रीजन से पढ़ रहे हो। तो इस इक्वेशन को पढ़ने का रीज़न क्या है। एक्चुअल में जो क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन टेम्परेचर दिखाती है कि जब भी तुम्हारा कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम प्रेशर इंक्रीज कर देते हो या प्रेशर डिक्रीज कर देते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका सब्लिमेशन टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा, वही चीज हमें बताती है। हमेशा क्या पूछा जाता है, तुमने हमेशा ये चीज देखी होगी, जब मैं तुम्हें लिखता हूं कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तुम बताते हो कि सर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। अगर मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो तुम बोलते तो सर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो सिर्फ 1 एटीएम में है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दूं कि मैंने 2 एटीएम प्रेशर कर दिया, तो मुझे बता कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर इसमें मैं 2 एटीएम कर देता हूँ तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो यही इफेक्ट हमें क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बताती है कि जैसे जैसे तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे किसी सब्सटेंस के साथ, तो वहाँ पे उस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? अरे क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो अब पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, जो क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है dP/dt, तुम्हें पता है कि α/b होता है, और तुम्हें ये भी पता है कि ∂S/∂v होता है। और ये चीज़ मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें अल्फा बीटा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट पढ़ाए थे, तो तभी मैंने ये इक्वेशन तुम्हें बता दी थी और वहीं पे बोला था कि इसका इक्वेशन का मैं आगे जाके यूज़ करूँगा। तो dP/dt इक्वल टू क्या होता है, α/b इज इक्वल टू ΔS अपॉन में ΔV। ΔV क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, ΔS क्या होता है, एंट्रोपी चेंज। देखो तुम्हें सिंपल सी बात है, जब तुम्हारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन मैंने तुम्हें बताया था कि जो ΔS है वो ΔH/T हो जाता है, राइट और रॉन्ग। तो जो तुम्हारा फॉर्मूला है dP/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ΔS/ΔV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ΔH अपॉन में T ΔV। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो। राइट, हो जाएगा। अब देखो तुम्हें हर एक चीज पढ़नी है। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि P वर्सेस V में अगर मैं कोई स्लोप बना देता हूं dP/dt, मतलब dP/dV जो था वो तुम्हारे किसको रिप्रेजेंट करता था, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो तुम्हारा dP/dt है एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कि जब हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर रिलेशनशिप देखते हैं कि स्लोप नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा कि कितना स्लोप आएगा। तो जो तुम्हारी dP/dt है एक स्लोप को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ रिलेशनशिप भी बता रही है कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर रिलेशनशिप क्या होगी ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, बोलो यस और नो, यस और नो। चलिए अब मैं एक एक उठाता हूं। लेट सपोज कि सबसे पहले मैं तुम्हें ले रहा हूं वेपराइजेशन। मैं सबसे पहले तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि वेपराइजेशन के लिए तुम कैसे लिखोगे।
देखो केस नंबर फर्स्ट, फॉर बॉइलिंग लिख लो, फॉर बॉइलिंग या फॉर वेपराइजेशन। देखो जब भी कोई वेपराइजेशन होगा तो वो ए लिक्विड फॉर्म से ए गैसियस फॉर्म में जाएगा, राइट और रॉन्ग। अगर इसके लिए मैं dp/dt देखूं तो इक्वल टू कितना होगा? जब भी तुम्हारी लिक्विड से इससे जाएगा तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा कि नहीं होगा, राइट। अगर इसका वॉल्यूम VL है तो इसका वॉल्यूम VG होगा कि नहीं होगा। तो dp/dt मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन में T कौन सा टेम्परेचर आएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा कि नहीं आएगा, इनटू VG माइनस के VL कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, राइट। अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा डेल्टा H वेपराइजेशन है वो भी पॉजिटिव होता है, और जो तुम्हारा वॉल्यूम है VG ग्रेटर देन VL होता है, तो यहां से भी टर्म पॉजिटिव आएगी। तो तुम्हारी ओवरऑल dp/dt टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। अरे तुम्हारी dp/dt टर्म पॉजिटिव आई कि नहीं आई, राइट। अब तुम्हारी dp/dt इज इक्वल टू आ गई पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि dp इज इक्वल टू dt हो गया। अगर ये सारी की सारी चीज़ को मैं कांस्टेंट मान लूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज होगा ऐसे ही तुम्हारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विद इंक्रीज इन प्रेशर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट भी और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन प्रेशर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे सिंपल सी बात है कि तुम्हारा स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, अरे तुम्हारा स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, dp/dt इक्वल टू आ रहा है पॉजिटिव स्लोप, और पॉजिटिव स्लोप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेशर वर्सेस टी, ये रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं पानी का केस ले लेता हूं, पानी के केस में अगर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और मैं तुमसे पूछने लगा कि वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट बताओ 2 atm पे, तो वो 100 डिग्री से बड़ा होगा, वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा 2 atm पर, वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस से होगा 2 atm पे। तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि विद इंक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। तो ये कहानी किसकी थी, वेपराइजेशन की। कर्व कैसा आ रहा है, पॉजिटिव कर आ रहा है, मतलब स्लोप वेपराइजेशन कर्व के लिए हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच वेपराइजेशन भी पॉजिटिव है और Vg ग्रेटर देन VL है। तो जब Vg ग्रेटर देन VL हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, राइट और रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मेल्टिंग के लिए, कि मेल्टिंग के लिए क्या केस होता है। देखो जब तुम्हारी मेल्टिंग की बात होती है, लेट सपोज कि तुम्हारा क्या है, ए सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो मेल्ट कर रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं Tm। अब इसके लिए क्या चाहिए होती है, डेल्टा H फ्यूजन, राइट और रॉन्ग। अब इसके लिए जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि dp/dt इज इक्वल टू हो गया डेल्टा H फ्यूजन अपॉन में Tm और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस की वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहां से दो केस राइज हो जाते हैं कि तुम्हारा सॉलिड का वॉल्यूम भी ग्रेटर देन हो सकता है और तुम्हारा लिक्विड का वॉल्यूम भी ग्रेटर देन हो सकता है। भाई दो केस कैसे हो सकते हैं, भाई डेल्टा H फ्यूजन तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जब तुम सॉलिड से लिक्विड में जाओगे डेल्टा H फ्यूजन तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब नीचे वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड में क्या हो सकता है कि कभी वॉल्यूम लिक्विड का ग्रेटर हो सकता है और कभी सॉलिड का हो सकता है। अगर वॉल्यूम तुम्हारा लिक्विड का ग्रेटर देन हो गया सॉलिड से, तो ओवरऑल जो तुम्हारा dp/dt है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब तुम्हारा स्लोप क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि विद इंक्रीज इन प्रेशर
melting point will increase. With increase in pressure, melting point will increase. बोलो होगा कि नहीं, कि जैसे जैसे तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और ऐसा केस कब होगा, कि जब तुम्हारा वॉल्यूम लिक्विड से सॉलिड से ज़्यादा होगा। तो ऐसा केस CO2 के साथ होगा, वैक्स के साथ होगा, सल्फर के का साथ होगा। तो इन केस में जो फ्यूज़न कर्व आती है, जो फ्यूज़न कर्व का स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो इनके केस में जो फ्यूज़न कर्व आती है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ आती है। समझ रहे हो, मैक्सिमम केस यही होता है, मैक्सिमम केस में यही होगा। लेकिन ऐसा केस अगर आ जाए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन हो जाए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा क्या कि जो तुम्हारा डेल वी है वो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और तुम्हारा dp/dt इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव। और जैसे ही dp/dt तुम्हारा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अरे जैसे ही तुम्हारा स्लोप नेगेटिव आ गया तो dp/dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कि जैसे जैसे तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा ऐसे ऐसे तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब कि अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट और नेगेटिव में होता चला जाएगा। मतलब कि क्या हो गया कि अगर तुम्हारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, और अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो तुम्हारा टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा कि -1 डिग्री सेल्सियस पे होगा। राइट और रॉन्ग, क्लियर है पॉइंट। तो तुम्हारा टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा केस होगा कौन सा, जिस केस के लिए तुम्हारा P वर्सेस T फ्यूजन कर्व नेगेटिव आए, जिसके लिए तुम्हारा जो फ्यूजन कर्व है वो नेगेटिव आए, वो केस कौन सा होता है, वाटर का केस होता है, बिस्मिथ का केस होता है, बिस्मिथ। ये दोनों केस ही ऐसे हैं जिनके लिए तुम्हारा V सॉलिड ग्रेटर देन V लिक्विड होता है। रीजन क्या है इसके पीछे, ऐसा क्यों होता है? देखो, जनरली जो देखा गया है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ गैस देखा गया है। लेकिन वाटर के केस में जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो ग्रेटर देन होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड से। तभी तो जब तुम पानी लेते हो और उसके ऊपर कोई सॉलिड डाल देते हो, आइस डाल देते हो, आइस तो सॉलिड है बेसिकली, तो आइस क्या करता रहता है, इसके ऊपर फ्लो करता रहता है। अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो इसमें डूब जाता, लेकिन वो नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि पानी की डेंसिटी हाई है, और जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो कभी डूबने नहीं देता। अगर मैं इसमें आयरन डाल दूं, आयरन की नील डाल दूं, तो वो कहाँ हो जाएगी, नीचे डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी हाई होती है। लेकिन वाटर के केस में जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की ज़्यादा होती है सॉलिड से, जिस वजह से जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो सॉलिड का ज़्यादा होता है लिक्विड से। क्योंकि तुम्हें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, लिक्विड की, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, सॉलिड का ज़्यादा होगा। इस वजह से जो तुम्हारा वाटर और बिस्मिथ का केस आता है उस केस में जो फ्यूजन कर्व आता है वो नेगेटिव आता है, और जो CO2 वैक्स या सल्फर का केस होता है उसमें जो फ्यूजन कर्व आता है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ आता है। राइट, लास्ट बचता है तुम्हारा सब्लिमेशन कर्व। देखिए, देखो केस थर्ड बचता है तुम्हारा सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व में क्या होगा कि ए तुम्हारा कोई सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। राइट, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा H सब्लिमेशन। राइट, तो क्या हो जाएगा कि dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन अपॉन में T
V गैस माइनस के V सॉलिड, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सब्लिमेशन वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और तुम्हें पता है V गैस भी ग्रेटर देन V सॉलिड होता है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। तो तुम्हारा जो कर्व होगा dp/dt वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स दैट कि जैसे जैसे तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा सब्लिमेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर मैं इन तीनों कर्व को कंबाइन कर दूं, सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व, तो हमारे पास दो टाइप के ग्राफ आ जाते हैं। हमारे पास दो टाइप के ग्राफ आ जाते हैं, एक ग्राफ वाटर के केस का और एक ग्राफ पानी के केस का। भाई हमारे पास क्या आ गए, दो टाइप के ग्राफ आ गए। दो टाइप के ग्राफ कि एक ग्राफ तो हमारे पास पानी के केस का और एक ग्राफ हमारे पास वाटर के केस का। सिंपल सा, ये ग्राफ किसके लिए बना रहा हूं मैं, CO2 के लिए, और ये जो फेज डायग्राम मैं बना रहा हूं ये पानी के लिए। देखो सबसे पहले ये क्या है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। पहला कर्व होगा फ्यूजन, देखो ध्यान से, ये जो है सॉलिड, ये जो है लिक्विड और ये जो है गैस। इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपलेट पॉइंट, राइट। अब देखो यहां से जो यहां तक जाएगा इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में देखो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, यहां पे स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। ये कर्व देखो, ये कर्व होती है फ्यूजन, तो फ्यूजन के केस में CO2 का ये भी जो होता है वो भी क्या आता है, पॉजिटिव। ये कर्व होती है वेपराइजेशन, तो ये वेपराइजेशन कर्व के लिए भी जो dp/dt आता है CO2 के लिए पॉजिटिव। मतलब CO2 के लिए जो तीनों के तीनों स्लोप होंगे, जो तीनों के तीनों स्लोप होंगे dp/ फ्यूजन एंड dp/dt वेपराइजेशन, dp/dt सब्लिमेशन, तीनों के तीनों पॉजिटिव स्लोप होंगे। राइट और रॉन्ग, देखो ध्यान से। अब वाटर के लिए तुम बना रहे हो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो इसके लिए तुमने क्या देखा कि जो तुम्हारा सब्लिमेशन कर्व था वो तो पॉजिटिव था, लेकिन जो तुम्हारा फ्यूजन कर्व था वो नेगेटिव था, और जो तुम्हारा वेपराइजेशन कर्व था वो पॉजिटिव था। तो बस इतना ही अंतर होता है, इसका कर्व की जो पॉजिटिव स्लोप होता है और वाटर के केस में ये स्लोप नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉलिड लिखूँ, यहाँ पे लिक्विड लिखूँ और यहाँ पे गैस लिखूँ, तो यही अंतर होता है। इस केस में जो एक कर्व है फ्यूजन कर्व, ये फ्यूजन कर्व के लिए जो dp/dt होता है वो इक्वल टू नेगेटिव होता है। क्लियर है पॉइंट? बस ये जो पॉइंट होगा ये तुम्हारा ट्रिपलेट पॉइंट होगा। बाकी तुम्हें फेज डायग्राम में सीखने को मिल गया होगा कितनी चीज़ें कहाँ से कैसे होती है, यही सारी कहानी चलती है, राइट। और अगर मैं तुमसे मैग्नीट्यूड पूछने लगूँ इन तीनों के स्लोप का, बताओ, अगर मैं तीनों का मैग्नीट्यूड पूछने लगूँ स्लोप का, तो किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड हाई होगा, बताइए। मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ, किस स्लोप के लिए वैल्यू हाई होगी, मार्कर देखो, dp/dt तुम्हारे पास सब्लिमेशन है, dp/dt तुम्हारे पास वेपराइजेशन है, dp/dt तुम्हारे पास फ्यूजन है, राइट। इसके लिए डेल्टा H सब्लिमेशन होती है, इसके लिए डेल्टा H वेपराइजेशन होती है, और इसके लिए डेल्टा H फ्यूजन होती है, राइट। अब तुम्हें पता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तीनों की, तो तुम्हें पता है कि डेल्टा H सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन प्लस के डेल्टा H फ्यूजन होती है, राइट और रॉन्ग? बोलो, सिंपल सी बात है कि नहीं है कि जो डेल्टा H सब्लिमेशन है वो ग्रेटर देन डेल्टा H वेपराइजेशन डेल्टा H फ्यूजन होती है। तुम्हें ये भी पता है कि जो dp/dt, जो तुम्हें ये भी पता है कि dp/dt इज इक्वल टू होता है डेल्टा H अपॉन में T डेल्टा V, राइट। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, और एक प्रोसेस होता है सॉलिड टू गैस।
इसके बीच में डेल्टा वी चेंज, इसके बीच में डेल्टा वी चेंज और इसके बीच में डेल्टा वी चेंज। इसको मैं बोल रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ 2 और इसको बोल रहा हूँ 3। अगर तीनों प्रोसेस में डेल्टा वी चेंज देखो तो सबसे कम जो डेल्टा वी चेंज आता है वो किस में आता है? तो सबसे कम जो डेल्टा वी चेंज आता है वो तुम्हारा सॉलिड टू लिक्विड में आता है, कि जो तुम्हारा डेल्टा V1 चेंज आएगा सबसे कम इसमें होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड माइनस के V सॉलिड होता है। और अगर डेल्टा V3 और डेल्टा 2 की बात करूं तो इन केस में ऑलमोस्ट इक्वल आता है। V2 और डेल्टा V3 की बात करूं तो इनमें ऑलमोस्ट इक्वल आता है, क्योंकि दोनों के केस में जो Vg माइनस के Vl होता है और एक में Vg माइनस के V सॉलिड होता है, तो इन दोनों को नेग्लेक्ट करके हम क्या ले लेते हैं? Vg ले लेते हैं। इतनी समझ में? मैं स्लोप का कंपेयर सिखाऊंगा तुम्हें, तभी बता रहा हूं ये सारी बातें। अब देखो स्लोप का कंपेयर कैसे करना है। अब होता क्या है कि अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि सब्लिमेशन में और वेपराइजेशन में किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन में क्या आ जाएगा? टी डेल्टा वी, या मैं सिंपल सा यहां पे तुम्हारे सहूलियत के लिए लिख देता हूं वीजी। इसके लिए कितना आ जाएगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन और नीचे आ जाएगा टी वीजी। तो मुझे बताओ इन दोनों में, सब्लिमेशन में और वेपराइजेशन में, किसका स्लोप ज्यादा होगा? तो तुम नीचे देख रहे हो, नीचे जो टी वीजी है और टी वीजी है, दोनों का फैक्टर सेम है। जो डोमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पे क्या है? डेल्टा एच। और डेल्टा एच किसकी ज्यादा होती है? सब्लिमेशन की। तो जब सब्लिमेशन डेल्टा एच ज्यादा है तो तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड होगा स्लोप का सब्लिमेशन कर्व का, वो भी सबसे ज्यादा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा इन दोनों में सबसे ज्यादा? अरे बोल दो, होगा कि नहीं होगा? अब देखो ध्यान से, तो तुम्हारा dp बाई dt जो सब्लिमेशन होगा, मतलब जो तुम्हारा सॉलिड टू गैस होगा, वो ग्रेटर देन होगा dp बाई dt वेपराइजेशन से। होगा कि नहीं होगा? लिक्विड टू गैस से, क्योंकि यहां पे फैक्टर क्या डोमिनेट कर रहा है? डेल्टा एच। लेकिन जब फ्यूजन की बात आती है तो यहां पे क्या है? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन में टी डेल्टा वीजी। अब जो ये डेल्टा वीजी होता है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्मॉल होता है, और जब इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा तो ये फेवरेबल फैक्टर होगा। भाई नीचे क्या था? टी वैल्यू बहुत ज्यादा थी जो इस डेल्टा एच को डिक्रीज कर रही थी, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन तो ज्यादा है ही, साथ में जो नीचे वॉल्यूम ले रखा है उसके बीच का डिफरेंस भी कम है, और जब मैग्नीट्यूड डिफरेंस कम है डेल्टा यू के, तो ये भी स्लोप को बढ़ाएगा। इसलिए जो फ्यूजन कर्व होती है उसका कर्व सबसे ज्यादा होता है, या मैं कहूँ कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है dp बाई dt फ्यूजन कर्व का सबसे ज्यादा होता है। तो कितना होगा इसके लिए? सॉलिड टू लिक्विड के लिए सबसे ज़्यादा स्लोप होता है, और ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ रखा होगा, देख लेना। क्लियर है पॉइंट? तो ये थी तुम्हारी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कैसे निकालोगे? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखो होती क्या है, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं, मेल्टिंग की बात कर लेता हूं, ठीक है? मेल्टिंग की बात कर लेता हूं कि मेल्टिंग के केस में क्या होगा। तो मेल्टिंग के केस में तुम्हें पता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, राइट? तुम्हें ये भी पता है कि dp बाई dt इज इक्वल टू होता है डेल एस बाई डेल वी, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ? dp इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी इंटू डी टी कर सकता हूँ। अगर इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड विदाउट लिमिट, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि P2 माइनस के P1 इक्वल टू डेल एस अपॉन में डेल वी इंटू T2 माइनस के T1 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बोलो।
तो जब तुम्हारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो तुम्हारी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या आ जाती है, P2 माइनस के P1 इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी T2 माइनस के T1। और अगर तुम्हें एंथैल्पी गिवन है, लेट सपोज कि तुम्हें दे रखी है कि डेल्टा H फ्यूजन तुम्हें गिवन है, तो उस केस में तुम क्या लिखोगे इंटीग्रेटेड फॉर्म? तो कुछ नहीं करना, P2 माइनस के P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सिंपल है, तो तुम यहाँ पे क्या कर लोगे, dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन में T डेल्टा V करोगे, राइट और रॉन्ग? तो तुम्हारा कितना हो जाएगा कि dP इज इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन अपॉन में V लिक्विड माइनस के V सॉलिड इनटू dt बाई T करोगे। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं टेम्परेचर T1 से T2 तक और इसको प्रेशर P1 से P2 तक, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, P2 माइनस के P1 इज इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन अपॉन में V लिक्विड माइनस के V सॉलिड, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ln T2 बाई T1। ध्यान रखना ये भी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ही है गधो, तुमने तो बस एक ही चीज़ रट रखी है, ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में 2.30 R2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। लेकिन वो नहीं होती, वो भी नहीं होती, मतलब ये सारी होती है। ये भी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ये भी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, लेकिन ये दोनों किसके लिए है, सिर्फ मेल्टिंग के लिए। अगर तुम्हें एंट्रोपी दे रखी है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, P1 P2 T1 T2 सब कुछ है, एक वेरिएबल पूछ रखा है, तो तुम्हें ये इक्वेशन लगानी है। अगर एंथैल्पी गिवन है तो तुम्हें ये इक्वेशन लगानी है। तो जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होती है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की मेल्टिंग के लिए, वो ये फॉर्म होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम दे रखा हो तो पुट करके कर लेना, अगर नहीं दे रखा तो लिक्विड लिक्विड का कंसीडर कर लेना। बाकी क्वेश्चन में गिवन ही होगा, टेंशन मत लो। देखो अब ध्यान से, सेकंड, अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात करूं मैं वेपराइजेशन की, वेपराइजेशन करके, तो वेपराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाता है, इसका Vg इसका Vl, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि dP बाई dt इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन में कितना आ जाएगा T, और तुम्हें पता है कि Vg ग्रेटर देन VL होता है, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, सिर्फ Vg को कंसिडर करूंगा, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा कि dP इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन इनटू dt अपॉन में T Vg कर लिया, या V लिख लो डायरेक्ट, अब तो Vg की जरूरत नहीं है, गैसेस फॉर्म में। लेट कंसिडर द आइडियल केस, तो PV इज इक्वल टू होता है RT, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा RT बाई P, राइट और रॉन्ग। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा कि dP इज इक्वल टू डेल्टा H dt अपॉन में T इंटू RT बाई P आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो तुम्हारा dP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P डेल्टा H dt अपॉन में R T स्क्वायर, राइट। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो dP बाई P इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन में R इंटू dt बाई T का स्क्वायर। और अगर तुम्हें लिमिट नहीं गिवन है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, एंड केस फर्स्ट, इफ लिमिट इज नॉट गिवन, इफ लिमिट इज नॉट गिवन, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ln P इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेट करोगे, अरे 1 अपॉन में T2 का इंटीग्रेट करोगे D2 के साथ, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1 बाई T, ये फॉर्मूला बताया था तुम्हें, x की पावर n dx इक्वल टू कितना होता है xn प्लस 1 इंटू n प्लस 1, लगा के देख लेना। तो माइनस के डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन में कितना हो जाएगा RT प्लस के कांस्टेंट। जब कभी भी तुम्हारे पास लिमिट गिवन नहीं होती तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमेशा गिवन होता है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन चुकी है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये भी क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है।
अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ ln p वर्सेस 1/t का, तो क्या ग्राफ आएगा? नेगेटिव स्लोप आएगा कि नहीं? स्लोप क्या होगा? डेल्टा h अपॉन में r। ध्यान रखना कितना स्लोप होगा? माइनस डेल्टा h अपॉन में r। अगर मैं इसको लोग में कन्वर्ट कर दूं, लोग p, ध्यान रखना, तो लोग p इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन में 2.303 RT प्लस के कांस्टेंट। ये तुम्हारी वैल्यू है लोग में, तो अब तुम्हारा स्लोप हो जाएगा डेल h अपॉन में 2.303 r। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसने ln दे रखा है कि लोग दे रखा है। ये था विदाउट लिमिट। अगर मैं लिमिट पुट कर देता हूं तो तब तुम्हारी क्या वैल्यू आ जाती है? लिखो जल्दी इसको, ठीक है, लिख लिया? चलो अब देखो, अगर मैं तुम्हारी लिमिट पुट कर देता हूं विद लिमिट्स, तब तुम्हारी क्या वैल्यू आ जाती है? मैंने इसको पूछा दिया P1 से P2 तक, और इसको मैंने पूछा दिया T1 से T2 तक, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा ln के P1 से P2 इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन में r इंटू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में t, T1 से T2 तक। तो ये कितना हो जाएगा? ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन में r T2 माइनस के T1 अपॉन में T1 इंटू T2। कर लोगे? अरे कर लोगे, जब इसके अंदर खोलोगे ना इसे 1 अपॉन में T2 माइनस T1, माइनस को अंदर ले जाओगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम, लेकिन ये इक्वेशन वैलिड कब है? डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब तुम्हारी वेपराइजेशन हो रही है, तभी तुम log P2 कर सकते हो। अगर log की फॉर्म में लिख दूं, log P2 बाई P1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में 2.303 R इंटू T2 माइनस के T1 अपॉन में T1 इंटू T2। दैट्स इट। ये ही तुम्हारी इक्वेशन किसके लिए है? कि जब तुम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, और सेम इक्वेशन यूज होती है जब तुम सॉलिड से गैस में जाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आ जाती है सिर्फ डेल्टा एच सब्लिमेशन, और तुम्हें याद हो तो उसमें भी नीचे टी डेल्टा वी आता है और उसमें भी हम वीजी लेते हैं, और इस केस में भी हम सेम इक्वेशन यूज करते हैं। तो बस डिफरेंस क्या होगा सब्लिमेशन के लिए कि log P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन में 2.303 R T2 माइनस के T1 अपॉन में T1 इंटू T2। दैट्स इट। दिस इज द एंड, दिस इज द एंड योर क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, राइट? कर लोगे? बोलो कोई दिक्कत है? बस इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम जो सारी चीज़ थी मैंने तुम्हें बता दी है। छोटे मोटे टॉपिक बचते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ हो गया, वो बच गया थोड़ा सा, तो S इक्वल टू KLN/W वो तुम्हें पता है, तो उनको और देख लेना। ओपन सिस्टम से केमिकल पोटेंशियल, बाकी ऑलमोस्ट तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स खत्म है। ठीक है, डन, एवरीथिंग मैंने सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छे से तैयारी करो, पेपर दो और अच्छा रिजल्ट दो। जब तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करो, हालांकि तुम करते नहीं क्योंकि तुम डरते हो, डरने की कोई बात नहीं है। टीचर से कब तक डरोगे? बहुत सब कुछ करा है, बस इनको प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कैसे करोगे? देखो सारी चीज़, तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, जहाँ से मन करे, जो मन करे, कहीं का भी क्वेश्चन कर लो, किसी भी बुकलेट में उठा लो, क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो कि ये मंजीत सर ने कहाँ पढ़ाया है। हर एक चीज़ मैंने तुम्हें करा रखी है, हर एक चीज़। कुछ नहीं है कि जो तुमसे तुम्हारे नोट्स में ना हो। हर एक चीज़ लिखवा रखी है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या कंसेप्चुअल हो या तुम्हें न्यूमेरिकल पर्पस से हो या किसी भी पर्पस से हो, वो सब कुछ मैंने तुम्हें बताया है। तो थर्मोडायनेमिक्स हार्ड नहीं है। हर एक क्वेश्चन, चाहे डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग हो, कैसे निकालोगे, डेल्टा सिस्टम कैसे निकालोगे, हीट कैसे निकालोगे, हीट अगर सिस्टम से रिलीज हो रही तो नेगेटिव साइन, हीट अगर एडिशन हो रही है तो पॉजिटिव साइन, हर एक चीज़, इन्वर्जन, टेम्परेचर, सब कुछ। तब छोटे मोटे टॉपिक बचते हैं तुम्हारे। ऑलमोस्ट जो मेजर पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स का वो खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए, ओके।